हम सब सुन रहे थे विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय डॉक्टर पीके पोदार सर को। और अब समय है जिनको सुनने के लिए हम सब लालायित हैं। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि धनबाद लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय माननीय पीएन सिंह सर। बहुत सारे कार्यक्रमों में मैंने इन्हें सुना है और एक सुलझे हुए प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व हैं और जब कभी भी इनकी दूरदृष्टि को हम लोग आज यही कारण है, इनकी दूरदृष्टि के कारण है कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र की जनता इन्हें एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार इन्हें सांसद बना करके धनबाद का नेतृत्व इनके हाथों पर दिया है। मैं एक बार आप सबों की जोरदार तालियों के बीच में आमंत्रित करना चाहूँगा कि सर आप आए हमारे बच्चों को संबोधन। नेहरू युवा केंद्र धनबाद के द्वारा आयोजित युवा संसद कार्यालय कार्यक्रम में उपस्थित विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय के सम्मानित कुलपति पवन कुमार पोदार जी, मंच पर उपस्थित डॉक्टर पुष्पा कुमारी जी, युवा जिला अधिकारी रवि मिश्रा जी, डॉक्टर यूसुफ अहमद जी, डॉक्टर ताप्ती जी, डॉक्टर अतुल जी, डॉक्टर अजीत कुमार जी, डॉक्टर नकुल प्रसाद जी, अरुण राय जी, डॉक्टर बीएन सिन्हा जी, अमूल सुमन जी संचालन करता, सभी आदरणीय शिक्षकगण, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, प्रिय छात्र छात्रागण, प्रेस और मीडिया के बंधुओं, नेहरू युवा केंद्र के द्वारा जिस विश्वविद्यालय कैंपस में बहुत सामयिक विषय विकसित भारत और महिला सशक्तिकरण पर युवा संसद का आयोजन हुआ है। अभी युवा शक्ति के बारे में जिसके प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी रहे, उनके बारे में चर्चा हुई कि उन्होंने कहा था कि युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति, और युवाओं से कहा कि युवाओं बचाओ अपना देश। फिर कुलपति महोदय उन्होंने आज से 150 वर्ष पूर्व परिकल्पना की कि समाज के समृद्धि का आकलन करना हो तो ऊंची अकालिकाओं से मत करो। समाज के समृद्धि का आकलन करना हो तो समाज में कितने स्त्री और पुरुष पढ़े लिखे हैं उससे समाज के समृद्धि का आकलन हो। फिर उन्होंने कहा कि शिक्षा स्त्री पुरुष के लिए आवश्यक है, तो शिक्षा किस प्रकार का हो? तो शिक्षा जीविका को चलाने में कहीं न कहीं सहयोगी। आज इसको आप प्रोफेशनल कोर्स करते हैं। आइए BA MA की डिग्री लिया और सड़क पर भटकते रहे, वह शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वह कहीं न कहीं रोजगार मुखी हो, वह जीविका को चला सके।
परिवार को चला सके, ऐसी शिक्षा हो। निश्चित रूप से भारत 400 वर्ष गुलाम रहा। भारत को मुगलों ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा और यह देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। जब उस शिक्षा के क्षेत्र में अगर आकलन करते हैं तो उस समय लिटरेसी 1947 में इस देश का 1% था। 1% लोग क ख ग घ लिखना जानते थे, चिट्ठी पढ़ना जानते। आज वह हम 75-76 वर्ष में 75-76% पहुंचे हैं। एक आध राज्य है इस देश में भी, केरला वगैरह, जहां 100% लिटरेसी है, नॉट ओनली लिटरेसी बट वहां के एजुकेटेड लोग। अब विकसित भारत बनाना है हमको, तो उससे हमें गरीबी मिली। आज ये 80,000 लोग कोरोना के बाद जिनको खाने की व्यवस्था मोदी सरकार ने, मतलब वो सक्षम नहीं है। परिकल्पना हमारी है कि अभी आजादी का 75वां वर्षगांठ 2022 में मनाए और 100वां वर्षगांठ 2047 में हम मनाएंगे। अब 2047 तक यह भारत विकसित हो। कई लोग यह जब मोदी जी ने इस बात को कहा कि अब विकसित भारत 2047, तो भारत कई लोग हैं जो इसको वोट के दृष्टिकोण से आंकने लगे। कई लोग हैं कहने लगे कि 2047 तक मोदी जी रहेंगे कि विकसित भारत बनाएंगे। नहीं बंधु, कल आज के अखबार में पढ़े होंगे, कल 10 घंटे तक मोदी जी ने कैबिनेट की बैठक, और किस विषय पर किया कि हम विकसित भारत के लिए कौन कौन से काम करें। अभी मैं बैठा था, हमारे पीए ने आकर हमको दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र जारी करेगी और वहां से आया है कि अपने सुझाव को आप देने का काम करें। विकसित भारत मतलब कि सब लोग स्वावलंबी हों, अनुदान पर काम नहीं चले। आज भारत अन्न के मामला में स्वावलंबी हो गया। हम इस देश में नहीं, कई देश में, 25-30 देश में अन्न भेजने लगे। यही भारत जहां ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, रूस से गेहूं आता था और उस गेहूं को वही भारत आज यहां से अपने तो खा रहे हैं और दूसरे को भी खिला रहे हैं। वही भारत कोरोना काल में 125 देशों को दवा भी देने का काम किया और अपना वैक्सीन भी बनाकर विश्व में 75 देशों को देने का काम किया। यही भारत जो चंद्रयान के 10 दूर पर विश्व में सबसे पहले पहुंचा, इसरो संवेदित हो गया।
यही भारत जो सन या विदेशी मुद्रा की कमी के कारण सोना को गिरवी रखने का काम, जो हमारा रिजर्व सोना था उसको गिरवी रखने का काम किया। वही भारत आज कह रहा है कि हमारी विदेशी मुद्रा की कमी नहीं है। विदेशी मुद्रा की कमी नहीं है तो वह नवयुवकों का बहुत बड़ा योगदान है, युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। वह पढ़ लिख कर विश्व के सभी देशों में जाकर कमाकर विदेशी मुद्रा इस देश में भेजते हैं और हम गर्व से कहते हैं कि हमारा खजाना विदेशी मुद्रा से भरा हुआ है। यही विकसित हम बनाने के लिए विकसित भारत का तो स्वरूप उस दिन दिखाई देगा जब एकक लोग यहाँ पर इनकम टैक्स पे हो जाएंगे, तब विकसित भारत इनकम टैक्स पे। आज हम सब्सिडी पर घर भी बन रहा है, घर नहीं है, लोग पीने का पानी नहीं है। अब उसके पीने के पानी, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं। अब वह अगर बच्चे शिक्षा को प्राप्त कर लिए तो उनको रोजगार की व्यवस्था नहीं। यह विकसित भारत का परिकल्पना, और इसीलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सब लोगों के सुझाव मांगे। अब यूनिवर्सिटी के शिक्षक हैं, उनके भी सुझाव, समाज के प्रबुद्ध लोगों का सुझाव, युवाओं का सुझाव कि हम विकसित भारत के लिए हमें क्या क्या करना है। अब उसको आपसे भी कहूंगा, या लोग कई चीज देखते हैं क्या राष्ट्रीय स्तर का विकसित भारत, अब वो सुझाव मांगे तो कहेगी यूनिवर्सिटी के सामने सड़क नहीं है। यह सुझाव देने की जरूरत है, इसको तो यूनिवर्सिटी में हाँ उद्घाटन के दिन आया था और आज आया तो देखा कि यूनिवर्सिटी में आने के सुगम रास्ते नहीं। तो यह सुझाव नहीं, यह सुझाव देना होगा तो VC साहब को दीजिए। VC साहब राज्य सरकार को लिखेंगे, राज्य सरकार जो कमियां हैं उसको पूरा करे। क्योंकि मैं भी शिक्षा मंत्री रहा इस राज्य का, मैं जानता हूं कि समस्या कहां कहां थी। इनका बजट पास होकर जाएगा राज्य में, समस्या कहां कहां। तो मित्रों, विकसित भारत का संकल्प लेने के लिए आज युवाओं के बीच भी और यहाँ उनके विचार भी सुनने का अवसर मिलेगा। संकल्प भी लेंगे कि हम सब मिलकर इस देश को विकसित बनाएंगे। फिर नारी सशक्तिकरण पर भी विषय को रखा है कि हम नारी सशक्तिकरण के लिए अभी लखपति बहनें बनाए, गरीब बहनों को लखपति बनाने का प्रोग्राम चल रहा है। वह महिला समूह बनाकर उनको रोजगार के सृजन करने का मोदी जी का काम चल रहा है और लाखों लाख समूह इस देश में बन गए। करीब करीब कहो तो 6 लाख गांव है, तो उसमें 1.5-2 लाख गांव में तो जरूर बन गए। अब उनको रोजगार भी मिल रहा है। फिर विश्वकर्मा योजना जो परंपरागत उनको काम करने वाले हैं, उनको ट्रेनिंग मिली जा रही है।
कि तुम सोनार के बच्चे हो, सोनार का काम करना चाहते हो, तुमको ट्रेनिंग में, तुमको औजार के लिए ट्रेनिंग में भी 500 रुपया महीना, 500 रुपया प्रतिदिन, उनके टूल्स के लिए 15,000, फिर 3 लाख तक उनको बिना गारंटी का ऋण भी दिया जा रहा है। व्यापार करने के लिए 10 लाख रुपए तक मुद्रा बैंक से ऋण भी मिल रहा है। फिर यह जो विद्यार्थी है उच्च शिक्षा मेला में चाहते हैं, उनके लिए भी बैंक पर लगातार दबाव, उनको पैसे के अभाव में उनको पढ़ने लिखने से वंचित नहीं रह सके। फिर इस बात को यहाँ के टीचर जानते होंगे, लोग साइंटिस्ट बनना नहीं चाहता था क्योंकि कोई नौकरी नहीं मिलती थी। एक तरह से समाप्त हो गया था रिश्ता। अब आज उसमें भी क्रेज आ गया क्योंकि वो भी साइंटिस्ट भी बनने के लिए अवसर मिल रहा है। तो निश्चित रूप से हम विकसित भारत, आज दुनिया का 5वीं अर्थव्यवस्था भारत बना है। मोदी जी के पहले 11वीं अर्थव्यवस्था थी, यह 10 वर्ष में 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई। जब विकसित भारत होगा तो वह दुनिया का 3री अर्थव्यवस्था हो जाए, उसके लिए काम करना है, सबको योगदान करना है। फिर नारी सशक्तिकरण के लिए जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का काम हो रहा है, फिर उनको इंसेंटिव मिल रहा है कि बच्ची पैदा हो, उसके खाते में पैसा जा रहा है। बच्ची को अभी लोकसभा में कानून पारित हुआ, नारी वंदना, महिलाओं का रक्षण, 33% MLA MP का, या 2026 में डिलिमिटेशन होगा भारत का। विधानसभा और लोकसभा का क्षेत्र डिलिमिटेशन कितने दिन पर होता है? तो 20 वर्षों पर। 2006 में हुआ था, अब 2026 में होगा। 2026 में जब होगा तो महिलाओं के लिए रिजर्वेशन हो जाएगा सीट का, और 2029 का जब चुनाव होगा तो उस हरेक विधानसभा में हरेक 33% महिलाएं आएंगी। यह है महिला सशक्तिकरण। हरेक विधानसभा में, लोकसभा में 33% महिलाएं का सीट आरक्षित हो जाएगी। यह 2029 के चुनाव में, क्योंकि अभी यह कानून पास हुआ, अभी तुरंत चुनाव है, यह इस लोकसभा में नहीं हो सकता, लेकिन 2029 में महिला सशक्तिकरण होगी। क्योंकि संविधान में भी लिखा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा समानता का अधिकार। अब समानता मतलब खाली मजदूरी नहीं, हाँ, जेंट्स शिक्षक है, महिला शिक्षक है, एक बराबर सैलरी, यह समानता नहीं। सामाजिक समानता भी मिले। लोग उसी को कहते हैं, पहले यह भी था कि महिलाओं को कम तनख्वाह, उनका वेजेज कम, अब पुरुष का ज्यादा। अब आया इसी देश में आजादी के बाद बहुत दिनों तक झेला। पुरुष काम कर रहे हैं तो 10,000, महिला कर रही है तो 6,000। अब 10,000 दोनों समान रूप से मिलना शुरू, मतलब जो अगर लाख मिल रहा है तो लाख मिलना शुरू, यह समानता। तो ये महिला सशक्तिकरण।
को और विस्तारित करें। आपके दिमाग में जो हो, सिर्फ युवाओं के दिमाग में ना, आपके विद्वान प्रबुद्ध शिक्षकों के दिमाग में भी जो हो वह सुझाव मेरे पास ही भेजें। हम अभी प्रधानमंत्री कार्यालय से आया है कि चुनाव घोषणा पत्र बन रही है, आप अपने सुझाव को भेजें। उन सुझावों को आप 1-2 दिन में दे देंगे, लेकिन सुझावों को प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने का भी काम करेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी अभी जो चुनाव घोषणा पत्र जारी करेगी उसमें देश स्तर पर क्या होना चाहिए, अपने महिलाओं के सशक्तिकरण की, विकसित भारत की, तो निश्चित रूप से यह एक बड़ी परिकल्पना। आज जो तस्वीर देखता हूं देश का, तो यह बड़ा चुनौती भरा काम विकसित भारत बनाना, और इसमें युवाओं का योगदान, क्योंकि युवा शक्ति के रूप में युवा आपको अवसर मिलेगा कि राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए बहुत सा काम होता है, अपने लिए करता है, लेकिन वह कहीं ना कहीं देश को फायदा करता है। अब यहाँ अगर शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो ये अपने सैलरी के लिए सिर्फ नहीं पढ़ा रहे हैं, इन बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए भी पढ़ा रहे हैं। इस मानसिकता से शिक्षक का काम करें, और विषय तो नहीं है। विद्यार्थियों से भी जब जाता था यूनिवर्सिटी में, जब जाता था किसी कॉलेज में, तो विद्यार्थियों से एक निवेदन करता कि देखो, पढ़ने के बाद जितना हंसोगे, खेलोगे, टीवी देखोगे, मोबाइल चलाओगे, तो वो जिंदगी भर रोने का काम करोगे, और जितना रो रो कर पढ़ोगे उतना जिंदगी भर हंसने का काम करोगे। तुम्हारे जिंदगी में खुशी आएगी और वह पढ़कर प्रबुद्ध होगे। यह मैं निवेदन करता हूं। उसमें रुचि लगाकर पढ़कर, यह बच्चे किसी परिवार के बच्चे नहीं हैं, यह भारत माता के बच्चे हैं, और उन बच्चों का भी निर्माण करना यह विकसित भारत के लिए आवश्यक है। निश्चित रूप से यह सफल कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके लिए नेहरू युवा केंद्र को ऐसे कार्यक्रम ये बराबर करते रहते हैं, कभी बोकारो में, कभी धनबाद में, कभी सिंदरी में, कभी तो प्राय कर मुझे भी निमंत्रण देते हैं। कोशिश करता हूं कि इनके कार्यक्रम में शामिल हूं, क्योंकि यह समाज के लिए, इनका युवाओं के लिए प्रेरणादायक कार्यक्रम होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हम सब सुन रहे थे धनबाद लोकसभा के लोकप्रिय सांसद माननीय PN सिंह सर को।